ज्यांचं वास्तव्य आहे, जो खुद एक संस्था है, जो खुद एक विचार व्यासपीठ है, ऐसे हमारे नामांकित श्रीमान श्री विजय त्रिवेदी जी, इनको मैं आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार और धन्यवाद कि इतनी बड़ी विद्वत सभा और व्याख्यानमाला जो 56-57 साल से चल रही है, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया। मैं पहले तो सबसे पहले दिलीप देवधर साहब को आज उनके अमृतकाल की जो जन्म जयंती है उसकी बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोग भी एक बार जोर से ताली बजाकर स्वागत करें। और ये अमृतकाल देश का ही नहीं, दिलीप देवधर जी का भी है। और देवधर जी अमृतकाल में नहीं चल रहे, वो अमृत वर्षा करते हुए चल रहे हैं। तो उनका जो अनुभव है, उनका जो बातचीत है, वो इस देश को, समाज को समृद्ध कर रहे हैं। जब से मेरा देवधर साहब से परिचय हुआ है, मैंने जानबूझकर तो कभी, मुझे ऐसा लगता है कि असम्मान नहीं किया होगा देवधर साहब का। कोशिश की कि सम्मान ही रखूँ, लेकिन हो सकता है कि कभी ना कभी कुछ गलती मेरे से हुई होगी, तो उन्होंने कहा कि उसका बदला लेने का आज सबसे अच्छा मौका है। अब ये ऐसा मौका है कि जो लोग संघ को जानते हों, ऐसा नहीं है, जो लोग संघ को जीते हों और जिनसे संघ जी रहा है, उनके बीच संघ पर वो व्यक्ति बात करे जो संघ का स्टूडेंट हो। ये वैसा है कि जैसे घर में मेहमान आते हैं तो बच्चे को पेरेंट्स कहते हैं कि डांस करके दिखाओ। अब देवधर साहब ने कहा बोल के दिखाओ, मेहमान आए हुए हैं। लेकिन ये मेहमान भी वो नहीं है जिनके सामने डांस कुछ भी करके दिखा दिया तो दिखा दिया। अब बिरजू महाराज मेहमान हैं और बच्चे को देवधर साहब ने कहा कि डांस करके दिखाओ। लेकिन बच्चे में क्या होता है कि बिरजू महाराज हूँ, जानकार हूँ, विद्वान हूँ, कर ही देता डांस अपना। उनको अच्छा लग रहा है, उनको खराब लग रहा है, उसकी परवाह नहीं करता। तो इस माफ़ी के साथ कि मैं संघ पर कोई ज्ञान दूंगा, संघ पर कोई जानकारी दूंगा, ऐसी मेरी हिम्मत भी नहीं है, ऐसी मेरी चाहत भी नहीं है, और मैं ऐसी गलती धृष्टता भी नहीं कर सकता। लेकिन जब देवधर साहब ने याद किया तो हम कोशिश कर रहे थे। जब किताब भी मैंने लिखी संघ पर, तो मैंने लिखा कि संघ के स्टूडेंट के तौर पर मैं इस किताब को लिख रहा हूँ। और उसमें बहुत सारे विद्वानों का वो मिला, मुझे साथ मिला। देवधर साहब भी हैं, अरविंद जी जैसे बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, और लोग भी हैं, संघ के बड़े पदाधिकारी भी हैं जिन्होंने जो चर्चा की, उस पर मैंने किताब पर काम किया। वैसे बहुत नुकसान नहीं हुआ आपका, जिनका आवाज़ नहीं आई कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं होने वाला विजय त्रिवेदी को सुनकर या नहीं सुनकर। मैं जब संघ को देख रहा था तो अभी जमाना चल रहा है चैट जीपीटी का। संघ पर आज जब चर्चा कर रहे हैं तो मैं संघ को, संघ से हमारी क्या अपेक्षा हो सकती है, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक बात मैं और समझ रहा था कि ये व्याख्यानमाला यदि गैर संघ के लोग जो होते उनके बीच में होती, वामपंथियों के बीच में होती, विरोधी विचारधारा वाले लोगों के बीच में होती, तो कुछ भी बोल सकता था। लेकिन जब हम संघ के जानकार लोगों के साथ बैठे हैं, संघ के ऐसे लोग जो संघ को जीते हैं। आज भी मैं सुबह महल गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गया था, दर्शन के लिए गया, फिर रेशिम बाग भी गया, फिर डॉक्टर हिदगेवार साहब के आवास पर भी गया। तो वो तीनों जगह ऐसी हैं जहाँ विचार को जिया जाता है। जब एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे नागपुर से ही मेरे साथ गए थे, तो वो कह रहे थे कि झूले पर बैठते हैं डॉक्टर हिदगेवार साहब के घर पर, तो विचारों की हलचल अपने आप आती है। ठीक है। और देवधर साहब मुझसे नाराज़ हुए कि भाई आपने आज इतना देर क्यों कर दी, क्योंकि मैं महल के जब संग्रहालय में गया तो वहाँ एक एक चीज़ को समझने में, जब भी जाते, मैं पहले भी कई बार गया हूँ वहाँ पर, तो हर चीज़ को समझने का एक नया तरीका पैदा होता है। वहाँ जो स्मृति चिन्ह रखे हुए हैं, वहाँ जो अभिनंदन पत्र रखे हुए हैं, वहाँ गुरुजी के जो चित्र हैं, डॉक्टर हिदगेवार साहब के चित्र हैं, उन सब से मिलता है। लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने कहा कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो क्या सोचती है संघ के बारे में और क्या अपेक्षा रखती है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए।
तो इसलिए मेरे जैसे कामचोर लोगों ने चैट जीपीटी का सहारा लिया और चैट जीपीटी से पूछा कि आप क्या सोचते हैं संघ के क्रिएटिव फैक्ट्स के बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, संगठन के बारे में। तो मैं आपको चैट जीपीटी को मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि चैट जीपीटी का मतलब कि आज का जो समाज है, आज की जो पीढ़ी है वो कैसे सोच रही है, क्योंकि चैट जीपीटी सोशल मीडिया पर और जो तमाम प्लेटफॉर्म है उसको एनालाइज करके अपनी बात रखी। अब उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने देखे। पहले आए थे पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ आरएसएस। उसमें उसने लिखा कि सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ी ताकत है नेशन बिल्डिंग एंड पैट्रियोटिज्म। ये बड़ी ताकत है संघ की जो सबके पास नहीं है। दूसरा उन्होंने लिखा कि डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। सब लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन किस तरह का है कि यहाँ 4:30 बजे का कार्यक्रम है तो 4:30 बजे सब लोग मौजूद हैं। हम अरविंद जी से चर्चा कर रहे थे, अरविंद जी बड़े नाराज रहते हैं दिल्ली वालों से कि दिल्ली में 4:30 बजे का मतलब है कि 4:30 बजे तो नहीं आना है। तो ये डिसिप्लिन संघ से आता है। सोशल सर्विस एंड डिजास्टर रिलीफ, ये भी सब लोग जानते हैं। चौथी बात उन्होंने कहा कि प्रमोशन ऑफ हिंदू कल्चर एंड ट्रेडिशंस। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट कहा उन्होंने एजुकेशनल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो बहुत सारे हमारे संगठन के हैं। 6 पॉइंट था उनका कि फोस्टरिंग यूनिटी अमॉन्ग हिंदूज। और 7वां बड़ा पॉइंट लिखा उन्होंने इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी एंड गवर्नेंस। यहाँ तक तो बात ठीक थी। मैंने कहा ये बात तो चलेगी, लेकिन लोग नेगेटिव तरीके से क्या सोचते हैं संघ के बारे में, क्या क्रिटिसिज्म करते हैं, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं संघ के। उसमें एक बात तो अच्छी लगी मुझे कि चैट जीपीटी ने 7 पॉइंट मुझे पॉजिटिव बताए थे स्ट्रेंथ के, लेकिन उसने ढूंढकर 5 पॉइंट बताए क्रिएटिव, जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे। अब उसमें पहला पॉइंट उन्होंने लिखा कि मेजोरिटेरियन हिंदुत्व आइडियोलॉजी और एलिनेट रिलीजियस माइनॉरिटीज फोस्टरिंग कम्युनल टेंशन। ये बड़ा पॉइंट है जिसकी चर्चा आज संघ को लेकर लगातार होती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिसिज्म ऑफ आरएसएस में एलिगेशन ऑफ इंटॉलरेंस एंड एक्सट्रीमिज्म। इंटॉलरेंस ऑफ एलिगेशन ऑफ इंटॉलरेंस एंड एक्सट्रीमिज्म, इंटॉलरेंस टूवर्ड्स डिसेंट व्यूज। मुझे नहीं पता कि इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि नहीं, लेकिन ये एक क्रिटिकल पॉइंट उसमें आया जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इंटॉलरेंस टूवर्ड्स डिसेंटिंग व्यूज, कि जो लोग आपसे असहमत हैं उसके प्रति आप कितने कृपालु हैं, दयालु हैं, सहिष्णु हैं, इस पर चर्चा होती है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल एसोसिएशन विद वायलेंस। चौथी पॉइंट उन्होंने कहा मिलिटराइजेशन ऑफ यूथ, एग्रेसिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म रादर देन ए कंस्ट्रक्टिव वन। और 5वां पॉइंट उन्होंने कहा कि लैक ऑफ इंक्लूसिविटी, यानी कास्ट एंड जेंडर बायस। अब खैर ये मुद्दे तो बड़े हो गए हैं जिस पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको क्रिटिसिज्म के बजाय अपेक्षा के तौर पर देखता हूँ कि आज का जो नौजवान है, आज का जो समाज है, आज की जो पीढ़ी है जो संघ के साथ नहीं जिया है। दिल्ली में मैं बैठा हुआ था संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ, कुछ 2-3 जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनमें से एक से मैंने पूछा कि संघ के बारे में, स्वयंसेवक के बारे में आप आज की तारीख में क्या सोचते हैं। उन्होंने एक लाइन दी, ये मेरी लाइन नहीं है, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने लिखा आज का संघ के बारे में। उन्होंने कहा, ये संघ के एक वरिष्ठ जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आज जो सफल हैं वो स्वयंसेवक हैं, लेकिन जो स्वयंसेवक हैं वो सफल है कि नहीं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने कहा कि आप इस सवाल को उठाइएगा कि आज समाज में जो लोग सफल हैं, जो वाइस चांसलर्स हो गए हैं, जो आईएएस हैं, जो एसपी हैं, जो डीएसपी हैं, जो गवर्नर बन रहे हैं, वो लोग स्वयंसेवक हो गए। जो सफल लोग हैं वो अब स्वयंसेवक बन रहे हैं। लेकिन क्या हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे स्वयंसेवक हैं वो सफल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे उस सिस्टम में। और ये एक बड़ी चिंता का विषय है। उनका कहना है कि मतलब जो लोगों ने 50 साल दिए हैं, 25 साल दिए हैं जीवन की संघ में, उसकी अनुषांगिक संगठन में, क्या उनको मौका मिल रहा है। मैंने कहा सबको मौका मिलता है,
और संघ ने कहा कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं। बोले हाँ दरवाजे खुले हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कमरा तो इतना ही बड़ा है, अब इसमें ये सब लोग बैठे हुए हैं, अब आपने दरवाजा सबके लिए खोल दिया है तो जो पहले से बैठे हैं उनको पुश करना पड़ेगा। तो जो पहले से लोग लगे हुए हैं, जो संघ के काम में लगे हुए हैं, जो संगठनों के काम में लगे हुए हैं, क्या उनको पुश किया जा रहा है, क्या वो पीछे धकेले जा रहे हैं? ये सवाल संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने मुझसे कहा कि आपको पूछना चाहिए। उनका कहना था, भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण उन्होंने दिया कि पिछले चुनावों में हम देखें, ये व्यक्तिगत कोई नहीं है, इसको व्यक्तिगत तरीके से मत लीजिए, और संघ के किसी व्यक्ति ने कहा इसलिए मैंने कहा कि इस सवाल को उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के 20 साल के इतिहास को हम देखें तो उसमें लगातार गैर संघ के लोग जो हैं उनकी एंट्री वहाँ पर हो गई है। संघ का मतलब कोई यूनिफॉर्म नहीं है, संघ का मतलब है विचारधारा, कि क्या उस विचारधारा के लोग आ रहे हैं। और विचारधारा का मतलब भी कोई लाइन नहीं है ना, विचारधारा का मतलब वही है कि वो डिसिप्लिन वाला है कि नहीं है, वो करप्शन फ्री है कि नहीं है, वो ईमानदार है कि नहीं, वो समाज की सेवा के साथ जुड़ा है कि नहीं है। तो क्या ऐसे लोग आ रहे हैं? जब आप लगातार ऐसे लोगों को टिकट देने लगते हैं, ऐसे लोगों को आप मुख्यमंत्री बनाने लगते हैं, ऐसे लोगों को गवर्नर बनाने लगते हैं, ऐसे लोगों को वाइस चांसलर्स बनाने लगते हैं। व्याख्यानमाला हुई 2018 में दिल्ली में सरसंघचालक साहब की, मोहन भागवत जी की, तो एक सवाल किया गया कि आजकल लोग संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ फोटो खिंचाकर बड़े पद ले लेते हैं। ये सवाल व्याख्यानमाला में भागवत साहब से किया गया। तो भागवत साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो लोग संघ के हैं वो जानते हैं कि जो फोटो खिंचा रहा है वो संघ वाला नहीं है। जो फोटो खिंचा रहा है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, देवदर साहब जैसे भी लोग बैठे हैं, अरविंद जी जैसे लोग भी बैठे, क्या उनकी संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ फोटो आपने देखी है? नहीं मिलेगी। जो होगी वो भी बाहर नहीं दिखा रहे वो किसी को, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फोटो दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका संघ में लेने की व्यवस्था नहीं है, देने की व्यवस्था है। जो लोग दे सकते हैं वो संघ के साथ जुड़े, लेकिन ऐसा हो रहा है। अभी एक कार्यक्रम में था तो उसमें बड़े गर्व से ये कहा गया कि भाई हमारे 10, इसको जिक्र इस तरह से करते हैं जैसे मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया कि एक ज़माना था कि रायसीना हिल से 3 बार पाबंदी लगाई गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, 1948 में, 75 में, फिर 92 में 3 बार पाबंदी। आज ज़माना उलट गया, फुल सर्किल हो गया है। रायसीना हिल से तमाम लोग संघ के जुड़े हुए हैं। आज 10 चीफ मिनिस्टर, 18 में से 10 चीफ मिनिस्टर संघ बैकग्राउंड के हैं, और 16 गवर्नर्स जो हैं इस समय संघ बैकग्राउंड के हैं। तो अच्छी बात है कि उस पर कुछ काम हो रहा है। इसको लेकर भी बड़ी चर्चा होती है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई संघ की विचारधारा अब कब्जा करने लगी। उन्होंने नए तरीके से इस बात का जिक्र किया। जब हम ये कहते हैं कि संघ की विचारधारा फैल रही है, उस पर चर्चा हो रही है, जिसकी चर्चा अभी खासतौर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी हुई कि संघ की विचारधारा जो है इतिहास का भगवाकरण कर रही है। तो ये इतिहास का भगवाकरण क्यों हो रहा है, या इतिहास की रीराइटिंग क्यों हो रही है? क्या ये सवाल उन सब लोगों ने पूछा अपने आप से, या हमने उनसे पूछा कि जो पहले इतिहास लिखा गया क्या वो ईमानदारी से लिखा गया था? क्या उस पर ईमानदारी बरती गई थी? क्या उसमें पर्सपेक्टिव था कि नहीं था? इतिहास क्या होता है? इतिहास फैक्ट्स को अपने पर्सपेक्टिव से लिखना है, इसलिए आप अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को लिखा करते हैं। तो ये जो बदलाव हो रहा है, इस पर भी चर्चा करने की ज़रूरत है। लेकिन वो जो 16 गवर्नर्स बन रहे हैं, क्या वो 16 गवर्नर्स संघ की विचारधारा वाले लोग हैं? ऐसा भी ना हो कि संघ की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं तो भी लोग नहीं लें। क्योंकि मैं यशवंतराव केलकर साहब को पढ़ रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि 3 तरह के स्वयंसेवक होते हैं। यशवंतराव केलकर साहब का नाम सुना ही होगा सब लोगों ने। केलकर साहब ने लिखा कि 3 तरह के स्वयंसेवक हैं। पहले स्वयंसेवक वो हैं जो कभी शाखा में नहीं गए लेकिन राष्ट्र निर्माण में लगे रहे। वो स्वामी विवेकानंद भी हैं, वो स्वामी दयानंद भी हैं, वो महात्मा गांधी भी हैं, वो अंबेडकर भी हैं, क्योंकि वो सब लोग राष्ट्र निर्माण में लगे रहे। और राष्ट्र निर्माण में लगने वाला आदमी हर आदमी स्वयंसेवक जैसा है। दूसरे तरह का स्वयंसेवक वो है जो शाखा में जाता है और संघ के जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, विचारधारा है, उसकी तरह से व्यवहार करता है।
और तीसरे तरह के स्वयंसेवक वो हैं जो कभी शाखा में भी नहीं गए और शाखा के विचार से व्यवहार नहीं करते, और इस तरह के लोग लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये क्या हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है, या इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारे पास नए लोग आ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो एक और मित्र ने, काफ़ी दिनों में यहाँ पर आकर बड़ा डरा हुआ था, मेरा ब्लड प्रेशर भी 150 हो गया देवधर जी के चक्कर में, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा एक सवाल और है। अभी जब चर्चा हुई, क्योंकि ये प्रतिनिधि सभा की बैठक खत्म हुई बेंगलोर में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 80,000 हमारी शाखाएं हो गई हैं, जो 60,000 से बढ़कर 80,000 हो गई हैं, उससे पहले 50,000 थी। तो उन्होंने कहा मूल प्रश्न क्या है, बहुत गंभीर सवाल उन्होंने पूछा। ये भी संघ के एक बड़े लंबे समय के अनुभवी लोगों ने पूछा उससे। उन्होंने पूछा मूल सवाल क्या है, क्या हम फैलाव चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? 80,000 शाखा होना तो अच्छा है, क्या फैलाव इंपॉर्टेंट है या बदलाव इंपॉर्टेंट है? क्या हम समाज में पूरी तरह से वो बदलाव कर रहे हैं जिस बदलाव के लिए हम लोग काम में लगे? और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हुआ क्योंकि ये संघ का शताब्दी वर्ष है, और संघ का शताब्दी वर्ष मतलब एनालिसिस का वर्ष है कि हमने क्या पाया, क्या खोया, कहाँ पहुँचे हैं, और संघ पूरी तरह से इस पर काम कर रहा है। संघ ने जब 2047 का अपना एजेंडा रखा कि परम वैभव भारत की बात हो रही या प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत की बात हो रही, तो वो दिमाग में कोई तस्वीर है भारत की कि किस तरह से हमें चलना है, लेकिन क्या वो तस्वीर सिर्फ पॉजिटिव तरीके से या पॉजिटिव पॉइंटर से बनाने से हो रही है, या हमारी जो कमियां हो सकती हैं या कमियां हैं या दूसरों लोगों के नज़रिए से कमी है? इसको ऐसे भी कह सकते, क्योंकि आप कहेंगे कि आपको तो सब कुछ खराब ही लगता है, विजय त्रिवेदी की नज़र ही कौवे जैसी है, तो कौवे को गंदगी लगती है। लेकिन क्या दूसरों की नज़र से जो गंदगी है उसको साफ करने की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए या इसकी अपेक्षा हमें रखनी चाहिए? ये सवाल एक महत्वपूर्ण हुआ। बात विचारधारा की आई तो मुझे याद आया गुरुजी गोलवलकर की बात, जो उन्होंने जनसंघ और संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में की। ये शायद घटना है दिसंबर 1971 की। 1971 तक 50 करीब 20 साल हो गए थे जनसंघ को बने हुए भी, 1951 से 1971 तक, और भारतीय जनसंघ को कोई ताकत नहीं मिली थी, राजनीतिक ताकत या सत्ता नहीं मिली थी। तो बड़ी चर्चा हो रही थी, ये गुरुजी के साथ की चर्चा है, जिसमें ये चर्चा हुई कि भाई अब हमें विचारधारा छोड़ देनी चाहिए क्या, क्योंकि विचारधारा की वजह से ही शायद हम सरकार नहीं बना पा रहे या राजनीतिक फैलाव नहीं कर पा रहे। अब इसको मैं आपको गुरुजी के शब्दों में कोट करके बता दूँ। गुरुजी ने क्या कहा उस बैठक में, ये 1971 की आरएसएस जनसंघ की बैठक है। गुरुजी के शब्दों को मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि विचारधारा में विश्वास रखने वाली पार्टी जल्दी सत्ता में नहीं आती, ये गुरुजी ने कहा संघ के प्रतिनिधियों के साथ। लेकिन इसमें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह नहीं मान सकता कि वो कभी नहीं आ सकती। विचारधारा को लेकर एक मूल प्रश्न 1971 का है। ब्रिटेन में उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा कि ब्रिटेन में 1900 में जन्मी लेबर पार्टी 29 साल तक विचारधारा की वजह से बाहर रही और 1929 में पहली बार गठबंधन सरकार बनाई। लेबर पार्टी भी विचारधारा वाली पार्टी रही थी लंदन। 1929 में उन्होंने पहली बार, और 10 साल बाद 1939 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई लेबर पार्टी ने इंग्लैंड में विचारधारा के साथ। तो क्या सत्ता हासिल करने के लिए विचारधारा छोड़ने की जरूरत है? ये गुरुजी का सवाल है, ये विजय त्रिवेदी का सवाल नहीं, ये 1971 का सवाल है। जब विचारधारा छोड़ेंगे तो लोग साथ आएंगे। गुरुजी ने कहा इस विचार के खिलाफ हूं मैं, विचारधारा के साथ जुड़े रहना महत्वपूर्ण है। सत्ता आएगी नहीं आएगी, हालांकि उन्होंने कहा कि सत्ता आएगी, और हुआ भी। 98 में हमारे पास सत्ता आई, वही करीब 28 साल निकले। 1971 के बाद 98 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठबंधन की बनी और 2014 में पूर्ण गठबंधन की सरकार बनी। तो मतलब गुरुजी ने तो बात ठीक कही थी कि विचारधारा के साथ आप रहकर भी सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन प्रश्न वो नहीं था। प्रश्न यह है कि जब हम सत्ता में आ गए तो क्या हम विचारधारा के साथ चल रहे हैं? विचारधारा से लड़ाई लड़ते लड़ते तो हम सत्ता में पहुंच गए,
लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या हम विचारधारा के साथ चल रहे हैं? व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन आप महाराष्ट्र में जिस आदमी को जेल भेजना चाहते हो उसे वित्त मंत्री बनाए। जिस आदमी पर आप अपराध के बहुत सारे मामले बनाएं उसे अपना मुख्यमंत्री बना दें। ऐसे बहुत सारे लोगों की लंबी फहरिस्त है। उससे जो संघ में जो कार्यकर्ता है, स्वयं सेवक है, क्या वो आनंदित होता है? प्रश्न यह है। प्रश्न ये नहीं है कि उचित है कि नहीं है, प्रश्न उचित है कि नहीं कि महाराष्ट्र में सरकार हमारी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। 1996 का वाजपेयी जी का वो भाषण याद कीजिए, जब विचारधारा की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत संपर्क रहा, तो जब विश्वास मत की बहस हो रही थी 13 दिन की सरकार के बाद, और मैं वहाँ पर संपर्क में रहता था, प्रमोद जी और सब लोग लगातार लगे हुए थे, कई दलों के साथ बातचीत हो सकती थी, लेकिन वाजपेयी जी ने क्या कहा उस भाषण में? उस भाषण में कहा कि मैं उस सरकार को चिमटे से भी नहीं छूंगा जो भ्रष्टाचार के साथ चलाई जा सके, यानी तोड़कर सांसदों को हम सरकार नहीं चलाएंगे। और वो सरकार 13 दिन में गिर गई। उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि 98 में आप बड़ी ताकत के साथ आए, और उसके बाद जब एक वोट से गिरी तो उससे भी बड़ी ताकत के साथ आप 99 में आए। लेकिन अब हम चाणक्य कब बनते हैं? चाणक्य उस दिन बनते कि यहाँ सरकार गिराई जाए, यहाँ एक एमएलए है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए उसके बाद भी हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, क्योंकि 29 एमएलए को हमने पार्टी बदल दी। ठीक है, एक सरकार को चलते चलते जिसके साथ गठबंधन है, सही है कि नहीं है, मैं सवालों पर बात कर रहा हूं, जिसके साथ हमने लंबी दोस्ती विचारधारा की वजह से की, उसको तोड़ दिया। किस कारण से टूटा, किस कारण से नहीं टूटा, फिर उन पार्टियों के साथ चले गए जिनको हम जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे। उन लोगों के साथ जो रामायण पर, रामचरितमानस पर आपको आपके सामने बैठकर गाली दे रहे हों, उनकी 4 विधायकों की वजह से आप उनको सरकार में शामिल करते हैं। ठीक है, आपकी सरकार तो चल रही है, लेकिन क्या आप कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं? ये कार्यकर्ताओं की बात इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं क्योंकि हम संघ में ये बात करते रहते हैं, जितनी मेरी लोगों से बात होती है, कि संघ में सबसे बात होकर फैसला होता है। मुझे समझ नहीं आया आज तक कि किससे बात होकर फैसला होता है। ऊपर से नीचे बात हो रही है, नीचे से ऊपर बात हो रही है, क्योंकि जो संघ का स्वयं सेवक है वो तो इस बात से खुश नहीं है कि आप ये बैठक कर रहे हैं। वो संघ का स्वयं सेवक तब तक खुश था जब तक आपने सरकार नहीं बनाई थी, तब भी खुश चल रहा था, शाखा में वो जा रहा था। आज जो शाखाओं में लोग जा रहे हैं, मैं देखता हूँ शाखाओं में मेरा जाना आना होता है, शाखाओं में आता है, क्या वो सब वो लोग हैं? यदि सरकार चली जाए, आज हम तमाम तरह की शाखाओं में बड़ा बदलाव किया है। एक्सपर्ट्स की शाखाएं हैं, इंटेलिजेंसिया की शाखाएं हैं, डॉक्टर्स की शाखाएं हैं, तमाम तरह की शाखाओं पर बात कर रहे हैं। क्या उनके कमिटमेंट पर हम गारंटी दे सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं हमारे लिए ये बड़ी बात है, कह रहे हैं साहब हमारे पास बड़े से बड़े डॉक्टर्स जो है वो शाखा में आ रहे हैं। अब डॉक्टर बड़े से बड़े तो 5 साल में 2 साल में नहीं बने ना। यदि उनकी विचारधारा संघ के साथ जुड़ी हुई है तो वो संघ में होते, लेकिन 10 साल में ही संघ से इतना जुड़ाव क्यों हो गया उनका? क्योंकि उनको एम्स का डायरेक्टर बनना होगा, कहीं गवर्नर बनना होगा, वाइस चांसलर बनना होगा। अब ये सारे सवाल आज भी सब लोगों को कचोट रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे सब जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो ये सवाल मन में रखते हैं या करते हैं या नहीं होते। ये भी हो सकता है केवल मुझे ही ये सवाल आते हो, या जो लोग मुझसे मिलते हैं वो ये सवाल खड़े करते हैं कि भाई इस तरह से कैसे चलेगा कि ये सब लोग जो नए लोग हैं जो आ रहे हैं। अमित शाह जी एक दिन चर्चा कर रहे थे सुंदर सिंह भंडारी जी की। सुंदर सिंह भंडारी को आप सब लोग जानते होंगे। सुंदर सिंह भंडारी जी के साथ मैं बैठा हुआ था एक दिन उनके घर पर राजेंद्र प्रसाद मार्ग में। तो उसी समय टेलीविजन पर खबर आई कि उनको गवर्नर बना दिया गया बिहार में। ठीक है, तो मैंने कहा अब क्या करेंगे? तो बोले करना क्या है, ये सामने पेटी पड़ी है जिसमें
2 ड्रेस पड़ी है, उठ के वहाँ चले जाएंगे। ये तो सामान्य बात है। लेकिन अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा कि हमें सुंदर सिंह भंडारी से सीखना चाहिए, जो रोटी रुमाल में बांधकर साइकिल पर लगाकर दिन भर काम करने के लिए चले जाया करते थे और संघ का काम करते थे। अब रोटी टिफिन पर बांधने वाले, अब वक्त बदल गया है तो साइकिल पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हमारे पास ऐसे प्रतिनिधि तैयार हैं संघ में, आज की तारीख में है, जो रोटी साइकिल पर ना जाए? अब तो हवाई जहाज में भी नहीं जाते, चार्टर्ड में जाना होता है। थोड़ा सा खराब बोल रहा हूं मैं संघ के एक और बड़े पदाधिकारी साहब के साथ बैठा हुआ था, तो हम नीचे उतर कर आए दिल्ली के एक बड़े कार्यालय में। यदि आप लोग गए होंगे तो जानते होंगे, उनका एक निजी कार्यालय बड़ा, वहाँ से हम दोनों लोग नीचे उतर कर आए। उनको किसी कार्यक्रम में जाना था, बड़े लोग हैं, बड़े के मतलब बहुत बड़े लोग। नीचे उतरे तो आयोजक साहब उनके आए थे साथ में नीचे, तो गाड़ियाँ खड़ी थी। ये सच घटना बता रहा हूँ, आपको शौक होगा कि नहीं होगा बता रहा, मुझे तो शौक हुआ था। उन्होंने गाड़ी देखी, अच्छी गाड़ी थी, 30-35 लाख रुपए की गाड़ी होगी, 3-4 साल पुरानी बात है। उनका ये गाड़ी है, मेरे जाने के लिए ये गाड़ी है, और वो वापस ऊपर चले गए। 1 घंटा लगा, जब बड़ी गाड़ी 2-2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी आई। ये सच घटना बता रहा हूं, इसमें कोई एक्जेजरेशन नहीं, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी। और अमित शाह जी का कहानी सुना रहे सुंदर सिंह भंडारी की, कि रोटी बांधकर साइकिल पर चले जाते थे। तो संघ तो बदल ही रहा है, सही बात कहते हैं लोग कि संघ बदल रहा है। भैरव सिंह शेखावत का एक किस्सा बताता हूं आपको। भैरव सिंह जी से भी हमारा परिचय रहा, क्योंकि मैं राजस्थान से रहा हूं, परिवार जैसा रहा, उनका बड़ा स्नेह मुझ पर था। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता 1998 के चुनाव हार गए, वाजपेयी जी के बड़े स्नेह पात्र, आप लोग भी जानते होंगे, यहीं के। वाजपेयी जी ने भैरव सिंह जी को फोन किया और कहा कि भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान में, उन्होंने कहा कि इनको राज्यसभा भेज दो राजस्थान से। भैरव सिंह जी ने कहा कि मैं कल आता हूं दिल्ली, आपसे बात करूंगा। आप सोच सकते हैं कि कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाजपेयी को कहे कि मैं कल घर आकर बात करूंगा, दिल्ली आकर बात करूंगा, तो उनका आइए। अगले दिन दिल्ली आए भैरव सिंह शेखावत और प्रधानमंत्री जी से कहा कि मैं उनको राजस्थान से राज्यसभा नहीं भेज सकता, राजस्थान से चुनाव नहीं लड़ा सकता। तो वाजपेयी जी ने कहा क्यों? बोले मेरा कार्यकर्ता अभी दरी बिछाता है, कुर्सी बिछाता है, मंच लगाता है, और जो हम सामूहिक रूप से पूरी सब्जी मंगवाते हैं वो खाकर काम करता है, वोटर को लेकर आता है। यदि वो यहाँ आ गए तो फिर 5 स्टार होटल का, बड़ी गाड़ियों का, एसी गाड़ियों का और चार्टर्ड फ्लाइट्स का काम हो जाएगा, और वो मेरे लिए मुश्किल काम होगा। और उन्होंने उन्हें राजस्थान से नहीं भेजा। आज ऐसा कर सकते हैं हम लोग। मैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाता हूं तो बहुत बड़ा रूम है, पता नहीं आप लोगों को मौका मिला कि नहीं, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जहां पर केवल एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर केवल नेताओं की चार्टर्ड फ्लाइट्स का शेड्यूल लिखा हुआ है। और यदि किसी नेता के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम नहीं किया है तो वो जो देख रहा है कोऑर्डिनेटर, उससे नाराज हो जाता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ए टर्मिनल पर जाइए, वहां पे सारे प्राइवेट फ्लाइट्स, चार्टर्ड फ्लाइट्स जाती हैं, और एक बार नजर डालकर देखिए कि क्या वहां पर जाने वालों में 70%, 60%, 80% लोग भाजपा के नेता और संघ के प्रतिनिधि हैं कि नहीं। तो जाहिर है संघ बदल रहा है। कौन गलत कहता है? हम चर्चा रोज करते हैं कि संघ बदल रहा है। अब मैं क्या अपेक्षा करूं? मैं भी यही अपेक्षा करूं कि मुझे चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजते तो मैं आ जाता, या किसी कार्यक्रम में जाना होता तो मैं वहां जाता। मैंने अपनी किताब में लिखा तो काफी नाराजगी हुई कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर, आप में से पता नहीं कितने लोग गए कि नहीं गए, वो 5 स्टार
दफ्तर है एक तरह से। तो मैंने कहा कि वहाँ पर दीनदयाल जी यदि आए, खुद दीनदयाल जी आए, तो उन्हें पार्टी दफ्तर में एंट्री नहीं मिलेगी। क्या आप सच जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर गेट के अंदर आप नहीं जा सकते जब तक कि आपका अपॉइंटमेंट अंदर नहीं हो। किसी पार्टी कार्यालय में होता है ऐसा? कोई जनता से जुड़ी पार्टी में ऐसा हो सकता है? और उससे भी आगे कि पार्टी के एक बड़े महासचिव के साथ मैं बैठा हूं, किसी प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं मिलने उनसे, जिनने उन्होंने समय दिया है, और उन्होंने नीचे से फोन किया गया कि प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे मिलने आए हैं। तो महासचिव साहब ने कहा क्यों नहीं बोली कि वो नहीं है। ये भी सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। अब देवव्रत जी को याद कीजिए। देवव्रत, हम तो अभी 2025 की बात कर रहे हैं। देवव्रत जी ने क्या कहा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। देवव्रत जी दिसंबर 1973 नागपुर, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, शीतकालीन शिविर है नागपुर का, उसमें क्या कहते हैं देवव्रत जी कि चरित्र और विश्वसनीयता का संकट है। ये 1973 की बात बता रहा हूँ, शीतकालीन शिविर, यह रिकॉर्डेड बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि चरित्र और विश्वसनीयता का संकट है। क्या सबसे जरूरी है उसे पूरा करना है। हम जिम्मेदारियों को टालते आए, बचने की कोशिश करते रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये बाला साहब देवव्रत कह रहे हैं, जो सरसंघ चालक है, तीसरे सरसंघ। मैं जोर देकर नहीं कह सकता कि स्वयं सेवक लोभ में नहीं आते होंगे, लेकिन बहुत से सवाल हैं, जवाब ढूंढने होंगे। विजय त्रिवेदी 2025 में कह रहा है, बाला साहब ने तो 1973 दिसंबर में कही है ये बात। क्या हम उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं? क्या मैं ये अपेक्षा कर सकता हूं कि हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे? बहुत सारी बात होती है। अभी 2024 में जब संघ का शताब्दी वर्ष शुरू होने की बात हुई तो बड़ा एक कार्यक्रम रखा गया था पंच परिवर्तन का। बड़ी 5 महत्वपूर्ण मुद्दे दिखाए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब संघ काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम घर में बैठे हैं तो घर में कम से कम चर्चा कर सकते हैं ना। संघ की ताकत पर मैं चर्चा यहाँ करना नहीं चाहता, क्योंकि संघ की ताकत तो हम सब लोग जानते हैं। संघ सब परिवारों के साथ काम कर रहा है, विचारधारा के साथ काम कर रहा है, हिंदुत्व के साथ काम कर रहा है। इस पर चर्चा मैं यहाँ करूंगा तो लोग कहेंगे मुझे सिखाने आए हो क्या। इसलिए मैं, आप ये मत समझिए कि मैं संघ की आलोचना करने आया, लेकिन संघ की जितनी ताकत है वो तो हम सब लोग जानते हैं ना। घर में हमारी ताकत को कैसे बढ़ाना है या घर में हमारी कमजोरी क्या है, उस पर चर्चा यदि हम करना चाहें, हो सकता है अगली बार से आप नहीं बुलाएंगे मुझे, हो सकता है सब लोग नाराज हो जाए कि क्या है, हो सकता है सब लोग देवधर साहब से नाराज हो जाए कि क्या बात है, लेकिन मैं इसको अपने घर की तरह से देखकर ये अपेक्षा करूं। मैं सवाल भी नहीं कर रहा, आरोप भी नहीं कर रहा। तो पंच परिवर्तन की जब बात हुई तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी कुटुंब प्रबोधन, एक बड़ा कार्यक्रम है और वो संघ के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा है, और ऐसा कोई कार्यक्रम संघ के बिना, संघ के अलावा कोई नहीं कर सकता। और वो इसलिए जरूरी है पंच परिवर्तन में, क्योंकि अभी जितने हमारा समाज टूट रहा है और न्यूक्लियर फैमिलीज पर हम आ गए हैं, और अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज से लॉन्ग डिस्टेंस फैमिलीज पर भी आ गए, तो उस पर किस तरह से काम, यदि उस पंच परिवर्तन में एक काम भी ये बड़ा हो जाएगा तो हम लोग बहुत बड़ी मेहनत कर पाएंगे, क्योंकि वो मुझे लगता है हिंदू समाज की, भारतीय समाज की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। और ये काम आपने किया, क्योंकि संघ में ये पहले से है कि संघ में क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि सबसे पहले शाखा में जाते हैं और शाखा से निकलते हैं तो 8 लोग चाय पीने चले जाते हैं किसी के घर में, यही करते हैं ना हम लोग। तो चाय पीना तो मकसद नहीं होता ना, उस परिवार के साथ जुड़ना मकसद होता है, और परिवार के साथ जब सब लोग जुड़ते हैं तो वो परिवार भी अपने आप में जुड़ता है। लेकिन अब हम उसकी चर्चा नहीं करते। एक चर्चा अभी हुई सामाजिक समरसता की, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है सामाजिक समरसता। दिल्ली में रहते हैं तो बड़े वो चलती रहती है, बिटरनेस चलती है, गंदगी चलती है। सामाजिक समरसता पर संघ ने कितना काम किया ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब एक नया मुद्दा आया, उसमें कहा गया ये सामाजिक समरसता क्या है। सामाजिक समरसता का मतलब यह है कि आप समानता के पक्षधर नहीं। ये एक नया नैरेटिव तैयार हुआ।
मैं नहीं मानता इसको। लेकिन आप दिल्ली जाएंगे या दिल्ली के राजनीतिक हलकों में जाएंगे या देश के राजनीतिक हलकों में जाएंगे तो लोगों ने एक नया नैरेटिव खड़ा किया कि सामाजिक समरसता की बात करता है संघ, लेकिन समानता की बात नहीं। अब वो लोग इसको नहीं समझ रहे कि जो मोहन भागवत जी ने कहा कि एक गांव, एक शमशान, एक कुआं, एक मंदिर, ये समानता है कि समरसता है कि क्या है? तो सामाजिक समरसता और समानता पर हम कैसे चर्चा कर रहे हैं? और हिंदुत्व को लेकर जब हम चर्चा करते हैं और कहते हैं हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे लेकिन जातियों में समरसता रखेंगे, तो उस पर नैरेटिव। अब यहाँ पर क्या बात हुई कि अभी मैं एक देहरादून के कार्यक्रम में था, संघ से समर्थक लोग बहुत सारे थे जिसमें उन्होंने चर्चा की, वहाँ बड़े लोग बैठे हुए थे, उसमें हमारे संघ की एक पत्रिका के संपादक भी थे। तो ये बात हुई कि आज देश में फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है। ये बात सच है। वो फेक नैरेटिव का नतीजा हमने 2024 के चुनावों में देख लिया कि जाति के जनगणना को लेकर या कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने को लेकर फेक नैरेटिव चलाया गया। ये सबने मान लिया कि फेक नैरेटिव था और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। लेकिन क्या आज भी हम ये सोचने के लिए तैयार हैं कि जब सत्ता हमारे पास है, संगठन हमारे पास है, शक्ति हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, पावर हमारे पास है, फिर किसी का फेक नैरेटिव क्यों चल रहा है? जो लोग फेक नैरेटिव चला रहे हैं, मैं ये कह ही नहीं रहा कि फेक नैरेटिव नहीं चला रहे, लेकिन फेक नैरेटिव भी चल रहा है, तो इसका मतलब हमें तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। या यहां पर आकर मैं कह दूं कि देखिए वो लोग फेक नैरेटिव चला रहे हैं, बताइए हम क्या करें? अब बताइए क्या करें? लेकिन इस पर हम विचार ही नहीं कर रहे, और विचार कर रहे हैं तो उस ताकत से विचार नहीं कर रहे कि फेक नैरेटिव क्यों चल रहा है। यह भी एक सवाल है, एक अपेक्षा है जो मैं समझता हूं कि इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। एक चर्चा बहुत हुई कि जैसे अभी सर ने भी कहा कि जब सर संघचालक कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, तो फिर ये रोज रोज का विवाद क्यों होता है? तो 2-3 मित्रों ने मुझे बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा आप समझे नहीं इस बात को। उन्होंने कहा कि सर संघचालक ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, इसका मतलब इसमें क्या बात है? हर मस्जिद में शिवलिंग है ही ना, क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? तो ऐसे मुद्दे जिससे हमारी इमेज पर कोई असर पड़ रहा हो, और जो मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं तो ईमानदारी से कहूँ तो ये मानता हूँ कि सर संचालक जो आज हैं मोहन भागवत जी, मैं उन्हें बाला साहब देवरस के बाद एक रिवोल्यूशनरी सर संघचालक के तौर पर देखता हूँ। रिवोल्यूशनरी इसलिए क्योंकि अपने ही जो सोच समझ है उससे भी आगे निकलना, आउट ऑफ द बॉक्स निकलना, उस पर काम करना, जैसे बाला साहब ने भी किया। बाला साहब देवरस 1974 में पुणे की जो व्याख्यानमाला है, क्या बोलते हैं, वसंत व्याख्यानमाला, वसंत व्याख्यानमाला में 1974 में कहता है कि जो छुआछूत अगर पाप नहीं है तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। तो वो रेवोल्यूशन था 1974 में इस बात पर चर्चा करना, क्योंकि उससे पहले ही गुरुजी की बात को लेकर वर्ण व्यवस्था पर बड़ा विवाद हुआ था। अब गुरुजी की वर्ण व्यवस्था पर कोई चर्चा करे और उसके बाद सर संघचालक कह दे कि छुआछूत से बड़ा कोई पाप नहीं है, तो ये रिवॉल्यूशन हुआ ना। ये एक हिम्मत भरा काम है, जोखिम भरा काम है। वो इमरजेंसी में मुसलमानों को साथ लाने की बात करते हैं। वो 2000 में सुदर्शन जी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर मुसलमानों को साथ लाने की बात करते हैं। तो रेवोल्यूशन पर उसी तरह से मुझे लगता है कि मोहन भागवत भी रेवोल्यूशनरी कुछ काम कर रहे हैं। हो सकता है हम सब लोग सहमत नहीं हो। तो आज सवेरे ही चर्चा हो रही, तो मैंने कहा कि मोहन जी को मैं राज कपूर की तरह से समझता हूँ। राज कपूर जो हैं, जो फिल्म स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रहे, वो समय से आगे चलने वाले लोग थे। इसलिए जब मेरा नाम जोकर उन्होंने बनाई तो वो पिट गई, लेकिन 25 साल बाद जब मेरा नाम जोकर आई तो हर दिन हाउसफुल रही है। हो सकता है कि मोहन भागवत जी या सर संचालक साहब जो बातें कह रहे हैं, हो सकता है हम आज नहीं समझ रहे। मैं उनके प्रवक्ता के तौर पर यहाँ नहीं आया, क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हो सकता, और वो तो खुद अपने आप में हिंदू समाज के और संगठन के प्रवक्ता हैं। लेकिन ये सोच लेना कि पता नहीं, आजकल कई लोग कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो मुझे तो कहते हैं कि भाई आजकल मोहन जी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और वो संघ के शाखा में जाने वाले लोग।
बाहर के लोगों की मैं चर्चा ही नहीं कर रहा, बाहर के लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उसकी चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जो संघ का सरसंघ चालक साहब का जो बयान है या जो बात है, अब कल भैया जी जोशी ने कहा कि औरंगजेब का जिसका जिक्र उन्होंने किया कि औरंगजेब की कब्र यहाँ पर होता क्या है कि हम सारा वो वैसा ही है कि भगोने भर दूध हमने मलाई वाला खरीदा, बनाया कि खीर बनाएंगे, लेकिन उसमें एक नींबू निचोड़ दिया तो वो एक नींबू सारा दूध फाड़ देता है। तो क्या हम ये दूध फाड़ने की प्रक्रिया पे लगे हुए हैं कि सारी मेहनत हो रही हो, 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हों, सौगातें मोदी बांट रहे हों, सड़क बना रहे हों, पुल बना रहे हों, हर घर नल पहुंचा रहे हों, सरसंघ चालक जो है वो कहें कि हर घर में हर गांव में एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर होगा, और संघ का कार्यकर्ता लगातार डिजास्टर मैनेजमेंट में लगा हुआ हो, समाज सुधार में लगा हुआ हो, उसमें एक दिन औरंगजेब की कब्र पर विवाद खड़ा कर दीजिए तो जितना अच्छा काम किया सब बराबर हो जाएंगे। वैसे भी अच्छे काम की चर्चा नहीं होती। हम इसको छोटे से उदाहरण से समझ लें, जिसका मैं उदाहरण अक्सर देता हूँ कि यदि कोई कहे, अभी देवधर जी कह दें कि भाई विजय त्रिवेदी बहुत अच्छा आदमी है, तो यहाँ पर सब बैठे हुए सवाल पूछेंगे भाई ये कैसे आपने कह दिया, उनकी बात तो ये ठीक नहीं है, उनकी बात तो वो अच्छी नहीं है, वो तो ये कह रहे थे, और आप कैसे जानते हैं, आप कौन सर्टिफिकेट देने वाले हैं। लेकिन देवधर जी ये कहते हैं कि विजय त्रिवेदी बहुत खराब आदमी है, तो कोई ये सवाल नहीं पूछेगा भाई आप कैसे कह रहे हो, तब आप कहेंगे देवधर जी सही कह रहे हैं। तो बुरा मानने में, खराब बात मानने में हमें कहीं परेशानी नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, मतलब संघ जो मेहनत कर रहा है, जो संगठन मेहनत कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद जो मेहनत कर रही है, या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो मेहनत कर रहे हो, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो मेहनत कर रहा है, कहीं हम उसकी मेहनत को किसी एक कारण या अकारण से बिगाड़ तो नहीं रहे। ये भी एक अपेक्षा है, इस अपेक्षा पर भी हमें सोचना चाहिए कि क्या हम उस अपेक्षा पर कर रहे हैं काम। एक छोटा सा सवाल करके मैं खत्म करता हूँ, मेरे ख्याल से हमने ज़्यादा टाइम ले लिया है। कि जब मैं किताब लिख रहा था तो संघ के एक बड़े पदाधिकारी से मैंने उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ये किताब आप क्यों लिख रहे हो, संघ पर जो किताब हमने लिखी संगम शरणम गच्छामि। मैं सारे अपने अनुभव का जिक्र कर रहा हूँ, खराब है गलत है सही है पता है। तो मैं उदासीन आश्रम में था, उस समय उदासीन आश्रम चला करता था, मतलब अब भी चल रहा है वैसे उदासीन आश्रम, क्योंकि केशव कुंज बन रहा था तो उदासीन आश्रम में सब बड़े पदाधिकारी रहते थे। तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, तो उन्होंने कहा मुझे ये बताओ तुम किताब क्यों लिख रहे हो। मैंने कहा मैं ये किताब केवल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक न्यूट्रल किताब है संघ की जानकारी के लिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि संघ का प्रचार प्रमुख, संघ का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक तो हर दिन बात नहीं करता, वो विजयादशमी को जो बोल दिया उस पर बात होगी, लेकिन संघ के स्वयंसेवक को तो हर दिन निपटना पड़ता है अपने मोहल्ले में। अब उसके पास ये उदाहरण नहीं होता जब आप रोज टेलीविजन पे कहते हैं कि संघ ने आजादी में हिस्सा नहीं लिया, तो उसके पास ये पता ही नहीं होता उसको कि जो मई में जब वहां पर हमारे डॉक्टर हेडगेवार साहब जेल गए और जस्टिस इस्माइली ने कहा कि ये वो भाषण दिया है जिस पर राजद्रोह का मुकदमा है, उसकी तरफ से जब वो खुद अपनी वकालत कर रहे थे, तो जो वकालत की है वो तो उससे बड़ा राजद्रोह का मुकदमा है, और 1 साल वो जेल में रहे। डॉक्टर हेडगेवार सरसंघ चालक का इस्तीफा देकर 1 साल जेल में रहे, और जिस दिन जेल से निकले उस दिन नागपुर में बारिश हो रही थी, अजनी जेल से जब वो निकले, और वो चितरंजन पार्क की बजाय वेंकटेश थिएटर शायद यहाँ पर है उस समय रहा होगा, उसमें वो प्रोग्राम हुआ, और उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, अफजल अली खां और कई लोग कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे। तो ये मेरे स्वयंसेवक को पता नहीं रहता। जब ये पता नहीं रहेगा तो मैं कैसे लड़ूंगा कि भाई आप जो मेरे शर्मा जी हैं बगल वाले, वो जब कहते कि तुम तो कभी आजादी की लड़ाई में लड़े नहीं, अंग्रेजों के गुलाम रहे हो, तो मैंने कहा मैं वो जानकारी वहां देना चाहता हूं। तो संघ के बड़े पदाधिकारी साहब थे, बड़ा सम्मान मैं उनका करता हूँ, उन्होंने कहा नहीं इसकी जरूरत नहीं है, हमारा जो स्वयंसेवक है वो 5 रुपए की गीतिका पढ़ता है, उसको संघ के गीत पढ़ना बहुत है, वो संघ के गीत याद कर ले और शाखा में चला जाए, बाकी जवाब तो हम दे रहे हैं, आप तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन यहां तो लड़ाई रोजाना की है, लड़ाई तो रोजाना हो रही है ना।
मुसलमानों पर जब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बन जाए, सुदर्शन जी उस पर काम करें, देवरस जी उस पर काम करें, या महिलाओं की भूमिका को लेकर राष्ट्र सेविका समिति 1936 में बन जाए, तो उस पर तो किसी के पास जवाब नहीं है। आप रोज कहेंगे कि नहीं, यहां पर तो कोई जवाब होता नहीं। रंगाहरी विषय बिंदु लिखें, रंगाहरी गुरुजी समग्र लिखें, और आप रोज ये गाली खाते रहे कि संघ में जो है ना, पिछड़ों को, दलितों को आगे नहीं बढ़ने का मौका दिया जाता। क्योंकि आपके जो 6 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बने, सरसंघ चालक बने, वो सबके सब सवाल है। क्योंकि फिर आप क्या सफाई देते कि नहीं, हम तो जाति को मानते नहीं। मत मानिए आप जाति को। आपका नैरेटिव क्या बन रहा है? आपका नैरेटिव तो ये बन रहा है ना कि आप एक सवर्ण मनुवादी संगठन हैं। किसी ने रंगाहरी की चर्चा की है जिसने गुरुजी समग्र लिखा हो? क्या कोई ऐसा संगठन हो सकता है जो अपने सर संघ चालक या जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसकी किताब के कुछ हिस्सों को खुद खारिज कर दे? बंच ऑफ थॉट्स में से बहुत सारे हिस्से को संघ ने बाला साहब देवरस के वक्त में खारिज कर दिया, और आज की सारी बहस में टेलीविजन पर बंच ऑफ थॉट्स की चर्चा होती है। आज सारी गाली आप बंच ऑफ थॉट्स के नाम पर दे रहे हैं। संघ वालों को तो पता ही नहीं कि बंच ऑफ थॉट्स में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, गुरुजी समग्र में क्या लिखा गया। तो ये, इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये सारी अपेक्षाएं हमारी हैं कि क्या इस शताब्दी वर्ष में जब हम समरसता की बात कर रहे हों और संघ विहीन समाज की बात कर रहे हों, परम वैभव की बात कर रहे हों, तो ये जो हमारे अगले 6 महीने हैं या अगला जो साल है, क्या वो हमारी इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है? क्या हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए तैयार हैं? पहला तो यही सवाल है कि क्या हम तैयार हैं कि नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन तो बाद में करेंगे हम लोग। तो इंट्रोस्पेक्शन पर ये बात जब हम लोग करते हैं तो उससे शायद आगे बात बढ़ेगी। और इसमें से ज़्यादातर जो मैंने अपेक्षा रखी, जो बातें की, वो सारे संघ से जुड़े हुए लोगों की। ये आप मत मानिए कि कोई वामपंथी विचारधारा वाले ने मुझे ये सवाल दिए। एक भी सवाल वामपंथी विचारधारा वालों का नहीं है, ईमानदारी से आप मानिए। वो सारे लोग संघ से लंबे समय से जुड़े हुए लोग हैं जिनके साथ हमारा संपर्क बना रहता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स इंट्रोस्पेक्शन, कमिटमेंट को लेकर किस तरह से क्या हम रीएवेल्यूएट कर सकते हैं, ये सारे, और ये सब वो है इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि संघ से बड़ा संगठन नहीं है। 100 साल सस्टेन करना ही अपने आप में बड़ी बात है। दुनिया भर में कोई संगठन नहीं है जो 100 साल चला। आप डॉक्टर हेडगेवार को विजन को सोचिए। गुरु दक्षिणा की बात को जब हम लोग करते रहते हैं कि इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो ऐसा संगठन तो 100 साल पहले सोच लिया गया। उन सब ताकतों के बाद, 1 करोड़ लोगों के बाद, दुनिया भर के 40-45 देशों में संगठन वहां पर मौजूद है। वहां परिवार, आप महिलाओं की बात करते हैं, वहां जो परिवार शाखाएं होंगी। अभी 3 दिन पहले मुझे संघ के एक बड़े पदाधिकारी का बहुत अच्छा बात कही उन्होंने कि भाई आप रोज कहते हो ये सवाल कि महिलाएं उसमें शामिल नहीं है, संघ में शामिल नहीं है, महिलाओं को शामिल है। राष्ट्र सेविका समिति को छोड़ दो, बोले जब हम महिलाओं की गर्ल्स कॉलेज बनाते हैं तो क्या उसमें लड़कों को शामिल करते हैं क्या? या केवल लड़कों के जो कॉलेज होते हैं, सिंगल जेंडर कॉलेज जो होते हैं, तो क्या उसमें लड़कियों को आने देते हैं? नहीं आने देते। तो संघ को यदि आप ऐसा भी संगठन मान लें तो इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन क्या हम उन सब सारे सवालों से नजर चुरा रहे हैं? क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं है? इन सब पर मेरा आग्रह, मेरा अनुरोध, मेरी प्रार्थना हम सब लोगों से यह है कि इस पर हम सोचें। इस पर यदि विचार कर सकते हैं तो बेहतर है। आप सब लोगों को मैंने हर्ट किया होगा, नाराज किया होगा, क्योंकि मैं संघ को नहीं जानकर भी संघ के बारे में इतनी सारी गलत बातें, कड़वी बातें बोल रहा हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसमें देवधर जी का कोई लेना देना नहीं है। देवधर जी का लेना देना इतना ही है कि वो एक बैक बेंचर स्टूडेंट को कहीं पर प्रोग्राम में भाषण के लिए बुला रहे थे। ठीक है, तो इस माफ़ी के साथ, इस प्रार्थना के साथ और इस बात के साथ कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी बातें भी आप सब लोगों ने सुनी, उसके लिए बहुत शुक्रिया।